Jai Hind everyone, welcome to part 2 of manufacturing industries. Student, I told you that in next video we will discuss about classification of industries in detail. Student, let me tell you that classification of industries is very important. This has been asked many times to you in a board exam as well. So watch the video carefully. So let us start classification of industries. Students, firstly, you know that very well what is the meaning of the industries. What is an industry? इंडस्ट्रीज एन इकोनॉमिक और कमर्शियल एक्टिविटी. आपको पहले से ही पता है कि इंडस्ट्रीज़ क्या है, एक कमर्शियल एक्टिविटी है और इकोनॉमिक एक्टिविटी है. और इसका काम क्या होता है कि रिजल्ट इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स बोथ फ्रॉम मिनरल्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स. ये मैन्युफैक्चर किसको करती है? जो आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं या जो आपके मिनरल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ये क्या करती है, उनको ये मैन्युफैक्चर का यानी कि बनाने का उसको काम करते हैं. किसकी हेल्प से? इंडस्ट्रीज़ की हेल्प से. तो आज हम बात करेंगे कि इन मिनरल्स बेस पे या एग्रीकल्चर के बिहाफ पे या आपके अगर हम ऑन द ऑनरशिप के बेस पे किस बिहाफ पे इंडस्ट्रीज़ क्लासीफाई हैं. सो लेट स्टार्ट. देखिए यहाँ पे कैटेगरी डिवाइड की हुई हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़. तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें देखिए कितनी सारी इंडस्ट्रीज़ हमें देखने को मिलती हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड. तो सबसे पहले किस बिहाफ पे इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड किया है? सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल. ओके, तो देखिए एग्रो बेस्ड यहाँ पे हम देखते हैं कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में आपकी कौन सी आती हैं? एग्रो बेस्ड में आपकी आती हैं कॉटन, वूलन, जूट, सिल्क, रबर एंड शुगर, टी, कॉफ़ी, ईडेबल ऑयल, है ना. ये सारी चीज़ें हमारी ये इंडस्ट्रीज़ किस पे बेस्ड है? रॉ मटेरियल पे. नेक्स्ट सेकेंड, मिनरल बेस्ड, आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन, टूल्स. तो ये भी कैसी इंडस्ट्रीज़ हैं? ये रॉ मटेरियल पे बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं. थर्ड अगर हम बात करते हैं तो मैरिन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो प्रोसेसिंग ऑफ द सी फूड एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिश ऑयल एक्सेट्रा, है ना. और हम इसमें पेट्रोलियम एंड डीजल को भी हम इसमें काउंट कर सकते हैं. एंड फोर्थ आपका जो यहाँ पे आता है, तो फोर्थ आपका आता है यहाँ पे देखिए मेडिसिन्स, वुड्स एक्सेट्रा. तो ये किस पे डिपेंड होती हैं? फॉरेस्ट पे बेस्ड होती हैं. सेकंड आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल. ऑन देयर रोल कह सकते हैं या मेन रोल कह सकते हैं. तो फर्स्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा क्लियरली कि बेसिक और की इंडस्ट्रीज़ विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स ऑफ द मैन्युफैक्चर अदर गुड्स. अब देखिए ये क्या करते हैं, इनका वर्क ये नहीं है कि मैन्युफैक्चर करते हैं, ये क्या करते हैं कि माइन से या किसी भी मतलब किसी भी इंडस्ट्री से किसी भी माइन से अपने पास क्या करते हैं कि अपने पास गैदर करके रखते हैं रॉ मटेरियल को. सपोज माइन से इन्होंने स्टील लिया, एल्यूमिनियम लिया, आयरन लिया, ठीक है, और उसे अपने पास रख लिया. लेकिन जो मैन्युफैक्चर करते हैं, इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चर करती है वो इनसे क्या कर लेती हैं, वो इनसे ये उनको सप्लाई करते हैं. ठीक है, तो इनका काम होता है सप्लाई करने का, यानी कि अपने पास ये सिर्फ रॉ मटेरियल कलेक्ट करके रखते हैं और बाकी सप्लाई करते हैं जो मैन्युफैक्चर्ड इंडस्ट्रीज़ हैं उनको. अब देखिए कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ में आपकी आती हैं दैट प्रोड्यूस गुड्स फॉर द डायरेक्ट यूज़ बाय कंज्यूमर्स. ये वो इंडस्ट्रीज़ हैं जिस पे डायरेक्ट क्या है, कंज्यूमर जो है कंज्यूम करता है चीज़ को. ठीक है, डायरेक्ट कंज्यूम करता है, इसकी डायरेक्ट अप्रोच होती है. ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट थर्ड कैटेगरी में आती है, ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट. देखिए कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं कि भाई जिसने उसने कम अपना कैपिटल को यूज़ किया है. एक इंडस्ट्रीज़ ऐसी है उसने बहुत बड़े स्केल पे कैपिटल लगाई है. तो दोनों को हम एक ही कैटेगरी में डिवाइड नहीं करेंगे, उनकी भी कैटेगरीज़ को क्या किया गया है, उन्हें दोनों को डिफरेंट कैटेगरीज़ में रखा गया है. तो फर्स्ट वन आपकी जो आती है इसमें दो इंडस्ट्रीज़ के दी नहीं गई हैं जिसको मैं लेकिन आपको बता देती हूँ. इसमें आती है सबसे पहले जो आती है आपकी माइक्रो स्केल इंडस्ट्रीज़. माइक्रो स्केल इंडस्ट्रीज जो आपकी होती है तो वो माइक्रो स्केल इंडस्ट्रीज़ जो होगी वो माइक्रो स्केल इंडस्ट्रीज़ में क्या है कि ओनली 5 लाख तक ही आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो ऐसी इस तरीके की जो इंडस्ट्रीज़ होती है वो आपकी किस में आएंगी? माइक्रो स्केल में. माइक्रो स्केल के बाद आती हैं आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़. अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में क्या आएंगी? जो 5 लाख से 10 लाख के बीच में आती हैं, जो 5 लाख से 10 लाख के बीच में आती हैं.
तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ किस में आएंगी, ये आपकी आएंगी, ये इंडस्ट्रीज़ आपकी आती हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में। उसके बाद आती है मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़। ओके, तो ये आती हैं आपकी, इसमें आपका क्या होता है कि 5 करोड़ से आप 5 करोड़ तक की, मतलब इसमें 5 करोड़ से 10 करोड़ तक की ही आप इसमें ये मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें क्या है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ इन विच द इन्वेस्टमेंट्स इज़ अ मोर देन 1 करोड़ टू 10 करोड़, यानी कि जो लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, यानी कि 10 अप टू 10 करोड़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस कैटेगरीज़ में, तो ये 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। माइक्रो स्केल इंडस्ट्रीज़ आपकी, माइक्रो स्केल आ गई आपकी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ आ गई, लार्ज मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ आ गई, और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ आती हैं। इसके बाद आती है आपकी ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप को जो डिवाइड किया गया है उसको भी 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। इसमें सबसे पहले जो आपकी इंडस्ट्रीज़ आती है तो वह है आपकी पब्लिक सेक्टर। तो जैसे कि पब्लिक का नाम सुनते ही आपको एकदम माइंड में क्लियर होगा कि ऑन बाय द ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज, जैसे बहल, सेल। अब जैसे बहल मतलब फुल फॉर्म इसकी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, एंड सेल आपकी आती है इसमें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इस तरीके की इंडस्ट्रीज़ किस में आती हैं, पब्लिक सेक्टर में आती हैं, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ में आती हैं। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ ऑन्ड एंड द ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल, ठीक। तो इस तरीके की इंडस्ट्रीज जैसे टिस्को हुई, बजाज हुई, आपकी रिलायंस है, ठीक है, बजाज, ये सारी किस में आती हैं, ये आपकी प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ में आती हैं। अब आती है जॉइंट इंडस्ट्रीज़। जॉइंट इंडस्ट्रीज़ में विच आर जॉइंटली रन बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल। कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जो स्टेट के साथ क्या मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कह लीजिए, तो वो दोनों मिलके उस इंडस्ट्रीज़ को चलाती हैं। जैसे आपकी ऑयल इंडिया लिमिटेड, तो ये किस में आती हैं, ये आपकी आती हैं जॉइंट सेक्टर में। कोऑपरेटिव सेक्टर में कौन सी है, ऑन्ड एंड द ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल, वर्कर्स और बोथ, जिसमें प्रोड्यूसर और सप्लायर मिलकर वर्क करते हैं। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ किस में आती हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज़ आती हैं आपकी कोऑपरेटिव में। यानी कि हम कह सकते हैं जो हमने ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल में बात करी थी, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक ऑफ ये हमने बात करी थी ना यहाँ पे, ऑन द बेसिक ऑफ देयर रोल, इसके भी यहाँ पे ये, इसे हम कह सकते हैं कि कोऑपरेटिव सेक्टर में ये आ जाएगी। अब नेक्स्ट जो आपकी आती है लास्ट, बेस्ड ऑन द बुल्क एंड वेट, हैवी इंडस्ट्रीज़ एंड लाइट इंडस्ट्रीज, जैसे सच एज हैवी इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें, जैसे आयरन हुआ, स्टील हुआ, तो इसमें जो इसमें पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे तो आयरन, स्टील, तो हैवी पार्ट्स होंगे। तो इस तरीके की इंडस्ट्रीज़ को हमने किस में इंक्लूड कर दिया, इस तरीके की इंडस्ट्रीज़ आपकी आएंगी आयरन एंड हैवी इंडस्ट्रीज़ में। एंड लाइट इंडस्ट्रीज़ प्रोड्यूस द लाइट गुड्स सच एज द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़। ओके, तो ये आपकी आती हैं इसमें लाइट इंडस्ट्रीज़ में। तो अब हम इनको, ये एक छोटा सा आपके एक तरह से कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपके सामने एक छोटा सा बताया हुआ था कि किस तरीके से इनको कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे इसमें बताया हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ मेन रोल, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। तो इस तरीके से इनको डिवाइड किया है। तो चलिए अब इसको डिटेल में देख लेते हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ऑक्यूपाइज यूनिक पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी। आपको मैं बता दूं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा काम जो देखने को मिलता है वो हमें इंडिया में देखने को मिलता है। इट कंट्रीब्यूशन 4% टूवर्ड द जीडीपी, और ये मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हमारी जीडीपी में 4% का कंट्रीब्यूशन भी करती है। इट इज़ द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इन द सेल्फ रिलायंट एंड द, देखिए, कंप्लीट द वैल्यू चेन। एक मतलब क्या होता है कि टेक्सटाइल हैंडलूम से कह लीजिए, यानी कि हैंडमेड वर्क कह लीजिए, और लेके हैंडमेड से, और आपका हैंडमेड से आपका इंडस्ट्रीज़ तक जो वर्क जाता है, एक चेन की तरह इसमें काम होता है। अब आता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इट इज़ द ओल्डेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। फर्स्ट कॉटन मिल वाज इस्टेब्लिश इन 1854 इन मुंबई। ये याद रखने वाली बात है कि सबसे पहले इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी, आपकी मुंबई में।
कब? 1854 में आपकी सबसे पहली इंडस्ट्रीज़ आपकी सेटअप हुई थी। एट प्रेजेंट इट इज़ एंड द लार्जली इंडस्ट्रीज़ ऑफ आवर कंट्री, और ये इस टाइम पे सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ मानी जाती है। कॉटन टेक्सटाइल मिल्स वर द स्ट्रांगली कंसनट्रेटेड इन द महाराष्ट्र एंड द गुजरात। आप लोगों को पता ही है कि कॉटन का सबसे अच्छा काम कहाँ पे होता है? कॉटन हमें सबसे ज़्यादा हमें गुजरात में और महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, क्योंकि उधर हमें ब्लैक सॉइल अवेलेबल होती है, और जो कॉटन होती है वो आपकी कहाँ पे प्रोड्यूस होती है? जहाँ पे ब्लैक सॉइल आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और भी देखिए इसमें अदर सेंटर्स भी हैं जहाँ आपको कॉटन इंडस्ट्री या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ मिल सकती हैं। आगरा, कानपुर, हुगली, ठीक है, चेन्नई, है ना। कॉटन टेक्सटाइल इज प्रोड्यूस बाय द 3 मेथड। देखिए 3 मेथड में हैंडलूम्स, पावर लूम्स एंड माइल्स। इट इन्वॉल्व्स गिनिंग, स्पिनिंग, विविंग एंड डाइंग। यानी कि ये इंडस्ट्रीज़ कैसे होती हैं? गिनिंग यानी कि बुनना, गूंथना, और मतलब जिस तरीके से करते हैं डाइंग करते हैं, उन सब मैनर में ये क्या होती है? ये टेक्स इंडस्ट्रीज़ चलती हैं। अब इसके बारे में बाद हम देख लेते हैं कि प्रॉब्लम्स। देखिए स्कैर्सिटी ऑफ द गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन। अब इसके सामने कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई प्रॉब्लम भी तो होंगी ना कुछ इसके सामने। तो स्कैर्सिटी ऑफ द गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन, बहुत ज़्यादा कमी है किस चीज़ की? एक गुड क्वालिटी का कॉटन मिलने की, क्योंकि अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो अगर क्वालिटी ही अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा कि आप एक गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं रेडी कर सकते। और मेन कॉटन द ग्रोइंग एरिया वेंट टू पाकिस्तान, क्योंकि जो मेनली पार्ट था हमारा पहले, तो वो किस में चला गया है? वो हमारा पाकिस्तान में चला गया है, ठीक है। और नेक्स्ट है जैसे आपका लाहौर है, कराची है, उधर में मतलब कॉटन का वर्क काम बहुत अच्छा से होता था, लेकिन जब से पार्टीशन हुआ है तो वो पार्ट उधर गया। ओल्ड मशीनरी इरिटेटिंग द पावर सप्लाई, या पुरानी मशीनें लगी हुई हैं जिसकी वजह से जो सप्लाई आनी चाहिए वो सप्लाई नहीं आती। लो प्रोडक्टिविटी क्यों आएगी? क्योंकि मशीनरी ओल्ड है, तो उसको न्यू करने का मतलब उसे न्यू करना चाहिए, उसको रिप्लेस करना चाहिए, ठीक है। टफ कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स कॉटन टेक्सटाइल में देखने को मिलती हैं। ये जनरल फैक्ट हैं जो आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए। ओके, नाउ जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जैसे गोल्डन फाइबर। स्टूडेंट आपको बता दूं मैं कि जूट को आप गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स। इंडिया में सबसे मतलब एक तरह से लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना जाता है इसका। अब देखिए देयर आर द 70 जूट मिल्स इन इंडिया। इंडिया में कितनी जूट मिल्स हैं? 70। अब फर्स्ट जूट मिल वाज इस्टेब्लिश इन द रिसहारा इन 1859, जो कोलकाता में है। मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स आर लोकेटेड along हुगली रिवर ड्यू टू द प्रोपिटियस द कंडीशंस। हुगली रिवर जो आपकी वेस्ट बंगाल की इधर मिलती है, क्योंकि जूट आपका कहाँ प्रोड्यूस होता है? जहाँ पे पानी होता है। और आपके जो वेस्ट बंगाल है आपके इधर वाला साइड है, तो उधर की साइड आपको ये जूट अपने आप ही प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। कुछ जूट ऐसा होता है जो आपका नेचुरल जूट में काउंट होता है, कुछ जूट आपका ऐसा होता है जो जूट आपको क्या होता है? आर्टिफिशियल जूट में आता है, ठीक है। तो 1 मिनट। एंड द प्रॉब्लम्स इसके सामने भी क्या आती हैं? मेन जूट प्रोड्यूसिंग एरिया वेंट टू द बांग्लादेश, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आ गई है? इसका भी बहुत सारा एरिया कहाँ चला गया? बांग्लादेश में चला गया है। हाई प्रोडक्टिविटी कॉस्ट, क्योंकि जूट को प्रोड्यूस करने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है, तो इसीलिए बहुत महंगा मिलता है, ठीक है। इसीलिए हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पाता, है ना। डिक्लाइनिंग डिमांड ऑफ जूट, और डिमांड की इसकी एक्सपेंसिव की वजह से उसकी डिमांड जो है वो कम होती जा रही है, ठीक है। टफ कंपटीशन तो देखो हर जगह पे टफ आ रहा है, तो ये पॉइंट हम हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हमारा जूट इंडस्ट्रीज़ के बारे में। अब हम बात करते हैं शुगर इंडस्ट्रीज़ के बारे में। अर्लियर यूपी एंड बिहार वर द मेन प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कहाँ होता है? आपके यूपी और बिहार में। मोस्ट ऑफ द शुगर मिल्स वर लोकेटेड इन दीज 2 स्टेट ओनली, बट नाउ शिफ्टेड टू महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। अब देखिए यहाँ पे इस आपको पता ही है कि आपके खतौली में यूपी की सबसे बड़ी शुगर मिल आपको देखने को मिलती है। अब देखिए हायर पर हेक्टेयर प्रोडक्शन, हायर सोर्स ऑफ द कंटेंट्स, न्यू मिल्स एंड मशीन्स, मोर कोऑपरेटिव शुगर मिल्स। अब इसमें यह कहा गया है कि महाराष्ट्र और कर्नाटका में क्यों शिफ्ट हुई? क्योंकि वहाँ पर हायर पर हेक्टेयर प्रोडक्शन है, हायर सोर्सेज हैं, कंटेंट्स हैं,
और न्यू माइल्स बनाई गई हैं, मशीनरी न्यू हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी अच्छी आएगी तो जीडीपी अच्छी होगी और इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी बढ़ेगी। तो स्टूडेंट, आई होप आपको आज जितना मैंने आपको इस वीडियो में समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको डालूंगी और उसमें मैं डिटेल में आपको और बाकी इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिफ़ाइन करूंगी। थैंक यू।